नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर स्वतंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुशांत ठाकुर। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के नाम से जानते हैं। भारत की स्कूलिंग शिक्षा व्यवस्था को, भारत की इंटायर एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए टाइम पे एनसीईआरटी ने एनसीएफ पब्लिश की है। एनसीएफ 2005 का भी कुछ उद्देश्य ऐसा ही है कि भारत की जो स्कूलिंग शिक्षा व्यवस्था है, उस इंटायर स्कूलिंग शिक्षा व्यवस्था को कुछ बेहतर किया जाए। बच्चों की जो एक बोझ है, बस्ते की बोझ हो, लंबे दूरी तय करके स्कूल जाने की बोझ हो, या रोट लर्निंग की जो एक प्रथा है, उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की बात इसमें कही गई है। तमाम तरीके की चीज़ें एनसीएफ 2005 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आज का सेशन जो है, ये सीटेट के साथ साथ अगर आप इंडिया के किसी भी टीचिंग एग्जाम को देने जा रहे हैं तो वहाँ के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं। इसको तैयार किया हुआ था एनसीईआरटी ने, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, उसके द्वारा तैयार किया गया ये एक डॉक्यूमेंट है। अब ये बात करता है, हम लोग चलते हैं इसके एक एक स्टेटमेंट पे। एनसीएफ 2005 बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इसकी सबसे एक एक जो इसकी लाइन है, एक एक जो इसकी पॉइंट है, जो आप आज के सेशन में जानेंगे, और सभी टू द बिल्कुल एग्जामिनेशन को आपको छूती हुई, क्रैक करती हुई काम करेगी। अब बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को या इस पूरे सीरीज को, पूरे सेशन को बनाया गया। पहला है एनसीएफ 2005 बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी ये संरचनावादी या रचनावादी दृष्टिकोण पे, अप्रोच पे ये आधारित है। यह बच्चे को रूट लर्निंग के लिए नहीं, बल्कि समझ के लिए, अपने लाइफ से कनेक्ट करने के लिए शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक बच्चे के रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग में, उसके वास्तविक जीवन के कॉन्टेक्स्ट में वो काम आ सके, और बच्चा जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करे, और ज्ञान को, जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उसका सृजन खुद करे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सभी का ऐसा ही मानना है। तो एनसीएफ 2005 जो है, आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस अप्रोच पे बेस्ड है। तो एनसीएफ 2005 बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी जो संरचनावादी उपागम है, उसी पे ये आपका आधारित है एनसीएफ 2005। सेकंड इसका स्टेटमेंट है कि कनेक्टिंग योरसेल्फ एंड द चाइल्ड टू लाइफ इटसेल्फ, यानी ज्ञान जो है वो खुद के साथ साथ जो आप कन्वे कर रहे हैं बच्चों के, उसका माध्यम या उस तरीके की होनी चाहिए जो एक बच्चे की वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में वो कनेक्ट कर सके, अपने रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में उस एजुकेशन का यूज कर सके, और उस शिक्षा के सहारे, उस शिक्षा के माध्यम से अपने ओवरऑल लाइफ को बेहतर कर सके, और वो शिक्षा उसके वास्तविक जीवन में काम आनी चाहिए, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान और सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट, सिर्फ परीक्षाओं के लिए ना पढ़ के, बल्कि एजुकेशन का जो मीन्स है, एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, वो रियल लाइफ में काम आने से है, रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में सीखने और सिखाने से है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, एनसीएफ 2005 में कहा है कि टीचर जो है एक फैसिलिटेटर है, एक सुविधादाता है। टीचर का काम ज्ञान उड़ेलना नहीं है, ज्ञान डालना नहीं है, बच्चे खाली स्लेट नहीं है। जैसे कि पौराणिक समय में कथा चलती थी, या एरिस्टोटल के टाइम, या हम कह सकते हैं सुकरात के टाइम, कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल टेबुला रासा है। जॉन लॉक ने भी ऐसा कहा हुआ था कि वो खाली बर्तन है और शिक्षक ज्ञान से भरे पड़े हैं और उस ज्ञान को बच्चे में डालते हैं। ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं सब कुछ सीखने की इननेट कैपेसिटी रखते हैं। हर एक इंडिविजुअल अपनी दुनिया में सब कुछ सीखने की इननेट कैपेसिटी के साथ आता है। बस जरूरत है कि शिक्षक उसको सही डायरेक्शन दे, और समय समय पे जहाँ भी जिस चीज़ों की उसको ज़रूरत हो उसको इन्हेंस करे, थोड़ा सा उसको एक तरीके से मोटिवेट करे, और जहाँ उसको ज़रूरत हो वहाँ पे स्कैफोल्डिंग के माध्यम से एक डायरेक्शन प्रदान करे, ताकि बच्चे में इननेट कैपेसिटी है कि वह सब कुछ सीख सकता है। तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर, यानी शिक्षक जो है वह एक सुविधा दाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज वन ऑफ द 4 एनसीएफ पब्लिश्ड ऑन, ये एनसीएफ 2005 जो है, ये भारत की या एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई चौथी एनसीएफ है। इससे पहले
1975 में, देन 1988 में, देन ईयर 2000 में, और फिर हमारा ये चौथा 2005 में। तो भारत में अब तक 4 एलसीएफ प्रकाशित हुई है। पहला हुआ था 1975 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में, और चौथा 2005, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया हुआ था एनसीईआरटी ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों की जो है बिना बोझ के लर्निंग विदाउट बर्डन, जो ये डॉक्टर यशपाल कमेटी की एक रिपोर्ट थी 1992 में, एक व्यक्ति थे डॉक्टर यशपाल, उनके कमेटी की एक रिपोर्ट थी लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के शिक्षा। बच्चे की स्कूलिंग जो बैग है उसके वेट को, उसके भार को कम करना है, उनकी लंबी दूरी को कम करना है, ताकि बच्चे जो है सहज रूप से स्कूल में जाए और अपने बिल्कुल नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव इन्वायरमेंट में, जो अपने घर में होते हैं उस होम इन्वायरमेंट की तरह वो स्कूल में उनको ट्रीट किया जाए, और टीचर जो है फैसिलिटेटर की तरह टीचर काम करे, ताकि बच्चा जो है मोटिवेटेड हो स्कूल जाने के लिए, सीखने के लिए, और वह सीखना, वह लर्निंग, वह एजुकेशन एक बच्चे के रियल लाइफ में काम आ सके, उसके वास्तविक जीवन के संदर्भ में वह काम आ सके। ये एक बात हुई एनसीएफ 2005 के जो कुछ मुख्य बातें हैं। अब हम चलेंगे सबसे इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा, इसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है या पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं, जिसके दृष्टिकोण पे ये आधारित है हमारा पूरा एनसीएफ। तो एनसीएफ के 5 मुख्य गाइडिंग प्रिंसिपल या पर्सपेक्टिव है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जहां से हर एक टीचिंग एग्जाम में आपको जहां भी, और ये जो एनसीएफ है ये आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। स्पेशली हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपका कॉमन है, चाहे आप हिंदी पेडागोजी दे रहे हो, आप इंग्लिश पेडागोजी सॉल्व कर रहे हो, आप एसएसटी सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि एनसीएफ जो है इंटायर एजुकेशन सिस्टम की और लगभग 15-20 भाषाओं की शिक्षा व्यवस्था की बात ये करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ। पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ 2005, यानी इसके 5 मुख्य जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल है। उस 5 गाइडिंग प्रिंसिपल पे हम बात करेंगे। ये कुछ सिद्धांत है जिसके ऊपर बेस्ड है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको बदलने के लिए, जिसको चेंज करने के लिए ये एनसीएफ लाने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहला है टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट मेथड, टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट मेथड, यानी अधिगम जो है, सीखना जो है, एजुकेशन जो है, उसको रूट मेथड से, रटने की बीमारी से, जो रट्टू तोता बनाना है, वहां से शिफ्ट करना है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, वहां से शिफ्ट करना है बच्चे की समझ पे, वहां से शिफ्ट करना है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। एक वर्ड इसमें आता है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे कि बच्चे की जो सीखना है ये रटने से हटा करके उसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, उसके जीवन के समझ से, और उस एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को समझे, ताकि उस शिक्षा के माध्यम से, उस लर्निंग के माध्यम से वो अपने आगे आने वाले लाइफ को एक बेहतर डायरेक्शन दे सके और अपने वास्तविक जीवन में उस ज्ञान का सही अर्थ लगा सके, सही उपयोग कर सके। दूसरा हमारा पॉइंट है करेक्ट नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कनेक्टेड नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। यानी जो ज्ञान है उसको कनेक्ट करना है, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी जो स्कूली शिक्षा है उसको कनेक्ट करना है, उसको जोड़ना है, उसका उपयोग करना है अपने वास्तविक जीवन में। यानी स्कूल के बाहर जो जीवन है, जो आपकी पूरी दिशा दशा आपके जीवन की तय होती है, आप घूमने जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप समाज में रहते हैं, आप परिवार में रहते हैं, तो वहाँ आप अपनी एकोमोडेशन सीख पाए, आप रियल लाइफ में उस चीज का, उस एजुकेशन का, उस लर्निंग का आप उपयोग कर पाए। तो करेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी जो स्कूली शिक्षा आप ले रहे हैं, स्कूल में जो आप ज्ञान ले रहे हैं, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं,
तो करिकुलम इस प्रकार की हो, इस प्रकार से उसे स्ट्रक्चर किया जाए कि बच्चा जो है उस स्कूली शिक्षा का उपयोग अपने वास्तविक जीवन में करे, ताकि उसकी लाइफ जो है एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है उसको लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, दुनिया को लेके वो कॉन्फ्लिक्ट न रहे, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट टू क्लैरिटी जाए, एक स्पष्टता आए उसके जीवन में इस एजुकेशन के माध्यम से। ये 2 पॉइंट है, टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट मेथड। दूसरा है हमारा कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। इसमें 5 मुख्य गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पूरा हमारा बेस्ड है। तीसरा है एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन, फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन। परीक्षा जो है, जो स्कूलिंग जो एग्जामिनेशन है उसको फ्लेक्सिबल बनाना है, उसको लचीला बनाना है और इस तरीके से करना है कि वह एग्जाम देते टाइम जो है बच्चा जो है अपने क्लासरूम वाला माहौल फील करे। बच्चे को सिर्फ उस परीक्षा में पास करके अच्छे नंबर लाने के लिए इनकरेज ना किया जाए, बल्कि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओवरऑल लाइफ को बेहतर करने के लिए, ओवरऑल एजुकेशन की समझ के लिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाया जाए। और खास तौर से परीक्षा का माहौल इस तरीके से हो कि बच्चा जो है एकदम फियर फ्री इन्वायरमेंट में अपने क्लासरूम की तरह, अपने घर की तरह उस एग्जामिनेशन में बैठे और बिना किसी तनाव के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के वह आराम से फ्लेक्सिबल माहौल में, बिल्कुल आरामदायक माहौल में, सहज माहौल में वो परीक्षा दे सके और उस परीक्षा के माध्यम से बच्चों की एक ओवरऑल उसके रिटन टेस्ट हो। लेकिन 360 डिग्री असेसमेंट की बात एनईपी भी करता है, एनसीएफ भी करता है कि बच्चे की हर एक पक्ष की जो है वो असेसमेंट किया जाए, सिर्फ पेपर पेंसिल न करके। उसके जीवन की और भी क्षेत्र है, और भी फील्ड है। एक बच्चा खेल में बेहतर हो सकता है, कोई बच्चा डांस में बेहतर हो सकता है। तो जो बच्चा जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी या जो तरीके की टैलेंट रखता है, एबिलिटी रखता है, उसको उसी फील्ड में, पार्टिकुलर फील्ड में अपॉर्चुनिटी दिया जाए ताकि वो अपने लाइफ को बेहतर कर सके। इसके लिए जरूरी है कि एग्जामिनेशन को फियर फ्री करना चाहिए, बिना डर रहित माहौल जो है बनाया जाए और सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट या एग्जामिनेशन को ही सब कुछ न माना जाए। हमारा सबसे बड़ा है इनरिचिंग करिकुलम सो दैट गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। हमारा चौथा पॉइंट है कि करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी करिकुलम हमारा जो एक पूरी जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो इस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया जाए, उस तरीके से उसको बनाया जाए, उस तरीके से उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए जिसमें जो है वो टेक्स्ट बुक से सिर्फ किताबी ज्ञान को यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि किताबी ज्ञान को, सिर्फ किताबी ज्ञान को यहाँ पे डिस्करेज किया है। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि एनसीएफ 2005 जो है वो क्या करता है, टेक्स्ट बुक को इनकरेज करता है, डिस्करेज करता है, तो या किताबी ज्ञान को या टेक्स्ट बुक को डिस्करेज करता है। ये कहता है कि किताबी ज्ञान जो सिलेबस है उसी को इस तरीके से बनाया जाए ताकि किताबी ज्ञान का बहुत महत्व नहीं रहे और किताब भी इस तरीके की होनी चाहिए जो बच्चे के वास्तविक जीवन से कनेक्टेड हो, रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, ताकि बच्चा सिर्फ किताब पढ़ के कहानियां न जाने बल्कि उस कहानियों के माध्यम से अपने लाइफ पे वो रिफ्लेक्ट करे, अपने लाइफ को समझे, अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों को समझे, उन बाधाओं को टैकल करे। यानी एक एजुकेशन जो है, कहा जाता है कि एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन। एक ज्ञान जो है मानव का तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र का मतलब कि दुनिया जिसे 2 आंखों से साधारण तरीके से नहीं देख सकती, शिक्षा वहां तक उस रोशनी, उस वस्तु पर वहां तक रोशनी डालता है उस तीसरी आंख की मदद से। तो ज्ञान जो है तो सिर्फ टेक्स्ट बुक में सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान दुनिया के हर एक लोग में, हर एक चीज में, हर एक एक्टिविटी में शामिल है। तो इस करिकुलम को, पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बनाया जाए कि यह टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा बाहर जाए और रियल लाइफ से जो है वो कनेक्ट कर पाए। ओवरराइडिंग आइडेंटिटी, एक 5वीं चीज आती है, 5वीं जो हमारा आता है ओवरराइडिंग आइडेंटिटी, यानी बुक इस तरीके की हो जिसमें बच्चों में नेशनलिटी के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक ओवरराइडिंग आइडेंटिटी जो है, एक पहचान जो है वह सीमित हो, या उसको अपने देश के होने का, अपने राष्ट्र के होने का, एक भारतीय होने का गर्व फील कराए। इस प्रकार की चीजें उसमें पढ़ाई जानी चाहिए। जैसे बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल लीडर हैं जो इन्होंने इस देश के लिए एमिनेंट काम किया है, उन सब लोगों की
चाहे बायोग्राफी हो चाहे स्टोरी हो वहाँ डालें, ताकि बच्चा जब पढ़े तो उस व्यक्ति के माध्यम से एक राष्ट्रीयता, एक हिंदुस्तानी, एक इंडियन होने का गर्व कर सके। यानी पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य जीवन के सब चीज से जोड़ने के अलावा, लाइफ में बेहतर करने के अलावा, अपनी आइडेंटिटी को भी अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति समर्पित होने का या उस भारतीय होने का, इंडियन होने का गर्व उसमें विकसित किया जा सके, ये प्राउड लाया जा सके, उस ओवर आइडेंटिटी को डेवलप किया जा सके, इसका ये भी मेन मकसद है। तो ये 5 हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है या पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, जिसके ऊपर हमारा एनसीएफ 2005 बेस्ड है। पहला है हमारा टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट मेथड, यानी एजुकेशन को शिफ्ट करना है रूट मेथड से, रटने से, समझने पे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, रियल लाइफ कनेक्शन से, बच्चे के जीवन में वास्तविक जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उसको डील करने से, उसको टैकल करने से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी स्कूली शिक्षा को अपने वास्तविक जीवन से, स्कूल के बाहर की जो जीवन है उससे आप कनेक्ट कर सके। इस प्रकार की करिकुलम आप स्ट्रक्ट करें, उस प्रकार की करिकुलम की आप व्यवस्था करें, वो चीजें बच्चे को पढ़ाएं जो बच्चे जो है जो शिक्षा, जो एजुकेशन वो स्कूल में ले रहे हैं, उसका उपयोग वह स्कूल के बाहर के जीवन में वह कर सके। तीसरा है हमारा फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन, फ्लेक्सिबल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो परीक्षा है उसको लचीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए, बच्चे अपने सहज माहौल में, होम इन्वायरमेंट की तरह उस परीक्षा को, उस एग्जामिनेशन को दे, फियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी करिकुलम जो है, पाठ्यक्रम जो है, वो टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के अलावा संदर्भित होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पे ही डिपेंड ना हो, बल्कि उस करिकुलम में और बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल हो, जैसे खेल हो, डांस हो, कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो, कुछ प्रैक्टिकली आप बच्चे को सिखा रहे हैं। यानी सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड ना होकर एक बच्चे के जीवन में जो उसकी एबिलिटी है, जो स्किल्स है, जो काम कर सकता है, उस पार्टिकुलर फील्ड में ट्रेन भी किया जाए, बच्चे को कुछ एक्टिविटी भी किया जाए। क्योंकि बच्चे जब हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं, जब वो खुद से कुछ करके कुछ सीखते हैं, तो उनका एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास उनके आगे आने वाले जीवन पे, आगे आने वाली जो लाइफ है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट हमारा जो 5वां और अंतिम पर्सपेक्टिव है एनसीएफ का कि ओवर राइडिंग आइडेंटिटी फॉर नेशंस, यानी अपने राष्ट्र के लिए, हिंदुस्तानी होने के लिए, एक इंडियन होने के लिए, एक भारतीय होने का, उसमें ओवर राइडिंग आइडेंटिटी आए, एक प्रकार से उसकी एक पहचान जनरेट हो, इस प्रकार का करिकुलम पढ़ाया जाए, ऐसे लोगों के बारे में उसमें पढ़ाया जाए, बताया जाए, ऐसे लोगों की बायोग्राफी, स्टोरी उस टेक्स्ट बुक में गिवन होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, ताकि बच्चे जब पढ़े तो उनको उस भारतीय होने का, उनके देश में ऐसे ऐसे महान लोग भी आए हैं, इन लोगों के बारे में पढ़ने का, उनसे कुछ इंस्पायर्ड होने का, तथा भारत में होने का एक गर्व फील हो, एक आइडेंटिटी फील हो, और अपने राष्ट्र के प्रति एक डेडिकेशन, एक समर्पण की भावना है। ये हमारा 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है एनसीएफ का, जिस पे पूरा बेस्ड है। अगर इतना चीज आप जानते हैं तो एनसीएफ से कुछ छोटी मोटी और चीजें हैं, जिसके बाद आपका एनसीएफ का डाउट क्लियर हो जाएगा। सीटेट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग बिल्कुल खुद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लैंग्वेज पे, कि लैंग्वेज के बारे में क्या बात करता है एनसीएफ, फिर हम चलेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ये फोकस करता है। यानी भाषा के बारे में ये क्या बात करती है। तो लैंग्वेज थोड़ा सा बहुत रैपिडली हम समझ लेंगे कि लैंग्वेज है क्या। कि तो लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा वह माध्यम है, भाषा संप्रेषण का माध्यम है, और भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को, ज्ञान को दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हैं, तथा दूसरे के भावनाओं को, विचारों को तथा ज्ञान को हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये संप्रेषण का, अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करने का, तथा दूसरे की भावनाओं को, विचारों को, चाहे वह राइटिंग के थ्रू हो, पिक्चर के थ्रू हो, चाहे ऑरल कम्युनिकेशन के थ्रू हो, इसको हम लोग समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। इन लैंग्वेज के ऊपर बात करता है कि बच्चे की जो है वो प्राइमरी लेवल में, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल में जब बच्चा है तो उसको जो शिक्षा है वो हमेशा आपको मदर टंग में देनी है।
यानी बच्चे की जो मातृभाषा है, हमेशा प्राइमरी लेवल तक जो एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो बच्चे की अपनी नेटिव लैंग्वेज में या मदर टंग में होनी चाहिए। जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है या जो उसकी मातृभाषा है, हमेशा प्राइमरी तक एजुकेशन उसी माध्यम में आपकी, क्योंकि बच्चा जो है अपने घर से जिस भाषा में सुन के समझ के बड़ा हुआ है, अगर उसी भाषा को उसको स्कूल में सुनने को मिले तो बच्चा जो है बेहतर फील करता है, सहज फील करता है, तथा अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को बहुत सहज तरीके से शिक्षक के साथ कन्वे कर पाता है। तो भाषा के बारे में सबसे पहली बात है कि एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे आप मदर टंग का यूज करें, मातृभाषा का यूज करें, या जो नेटिव लैंग्वेज है, आप मातृभाषा कह सकते हैं, या जो नेटिव लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, आप जिस भी समाज में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की आसपास की बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं वो नेटिव लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। तो प्राइमरी तक की जो एजुकेशन है वो एटलीस्ट आपकी मदर टंग में या नेटिव लैंग्वेज में हो। एक बात ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में ये बात करती है, जो हमारा त्रिभाषा सूत्र है, जो कोठारी कमीशन द्वारा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में कोठारी कमीशन आई थी 1966 में। उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कही गई। सबसे पहले कि जो बच्चा है उसकी पहली भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, और वो जो जहाँ की है, जैसे आप अगर गोवा के हैं, अगर आप पुणे में हैं, तो वहाँ की जो मातृभाषा है उसमें एटलीस्ट आप प्राइमरी लेवल तक एजुकेशन दें। अगर आप बिहार के हैं तो भोजपुरी आपकी नेटिव या मदर लैंग्वेज हुई, मदर टंग हुई, उसमें आप बच्चे को शिक्षा दें। और दूसरी एक भाषा के रूप में इन्होंने बताया है कि अगर आप हिंदी स्पोकन स्टेट से हैं तो आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आप पढ़ा सकते हैं। अगर वहीं आप नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं तो आपको हिंदी या कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ाया जा सकता है। इसी एक चीज है कि अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं तो इंग्लिश आपको दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाए, तथा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मिला जुला के ये बात करता है कुल मिला के जो हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वो बात करता है कि आप मदर टंग में शिक्षा दें, जो हिंदी स्पोकन स्टेट है उसको किसी भी एक लैंग्वेज में जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है इंग्लिश पढ़ाए, या और जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उसको, नॉन हिंदी वाले को हिंदी और हिंदी वाले को इंग्लिश या कोई एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ाए। कुल मिला के भाषा के बारे में ये बात करता है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको भाषा से रिलेटेड इससे नहीं आते हैं, इसके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं, ये किस अप्रोच पे बेस्ड है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चौथा एनसीए पब्लिश हुआ है, और एनसीए 2005 जो है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी को महत्व देता है। सबसे बड़ी चीज एनसीए 2005 जो है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट पे बेस्ड है, यानी संरचनावाद अप्रोच पे ये बेस्ड है, और ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो है, हैंड्स ऑफ एक्टिविटी यानी करके सीखना, उस पर ये जोर देता है। बच्चों की लर्निंग बाय डूइंग भी आप कह सकते हैं। ये सब जो वर्ड है आपको एडिटिव पेपर में काम आएंगे। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, आप हाथों के माध्यम से जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें बच्चे को ज्ञान को क्रिएट करने दें, ज्ञान को सर्जन करने दें, क्योंकि बच्चा एनसीएफ मानता है, एनसीईआरटी मानती है अपने बुक में, करिकुलम में, कि बच्चा जो है जॉन लॉक की भाषा में कही गई जो बात है वो टेबुलर आशा नहीं है, बल्कि खाली स्लेट नहीं है जिसमें एक शिक्षक जो है वो अपना ज्ञान लेके आया है, ये टीचर है स्टूडेंट का ज्ञान को भर रहा है, ऐसे नहीं है। अब जो है बच्चा जो है, चाइल्ड इज जस्ट लाइक प्लांट, बच्चा जो है एक पौधे की तरह है। जैसे पौधे को नर्चरिंग की जरूरत होती है, पोषण की जरूरत होती है, आप टाइम टाइम पे उसको पानी देते हैं, उसमें बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, जो भी रसायन है वो देते हैं, और जैसे जैसे उसकी समय होती है खुद ही वो ग्रो हो जाती है। ऐसे ही बच्चे हैं, बच्चे में इननेट कैपेसिटी है कि वह सब कुछ सीख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बस उनको जरूरत है उस इन्वायरमेंट की, उस मोटिवेशन की, और जहाँ भी उनको दिक्कत होती है वहाँ पे उनको टीचर के माध्यम से फैसिलिटेटर की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक सुविधादाता की तरह उनको मदद देने की। लैंग्वेज की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। तो लैंग्वेज के बारे में ये बात करता है कि आप एटलीस्ट जो भी लैंग्वेज पढ़ाए उन सभी लैंग्वेज का, जैसे मैथ पढ़ाते हैं तो बच्चे के जो विचार है, थिंकिंग है, उनको मैथमेटाइजेशन करें आप, यानी बच्चे के विचारों को गणितीकरण करें, बच्चे के विचारों में मैथ को लाए,
ताकि बच्चे जो है सिर्फ वो मैथ या सिर्फ वो गणित अपने एग्जामिनेशन में ना सॉल्व करे, बल्कि रियल लाइफ में जो मैथ की प्रॉब्लम है, जो रियल लाइफ गणित का जो उपयोग है वह कर सके। ऐसे ही सभी भाषाओं का यूज जो है बस SST के बारे में बात करती है, ये आपकी साइंस के बारे में बात करती है कि उस सभी का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है वह है कि बच्चे को सेंटर में लाए, बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने दे, बच्चे को अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने दे, और जहाँ भी उसको दिक्कत हो, जहाँ भी उसको परेशानियां हो, वहाँ टीचर जो है फैसिलिटेटर की तरह, एक फ्रेंड की तरह फ्रेंडली व्यवहार करे और उसको मदद दे, क्योंकि बच्चे में इननेट कैपेसिटी है कि वह सब कुछ सीख सकता है, बस उसको समय समय पे मदद मिल जाए। क्योंकि पौधे की तरह बच्चे की तुलना की गई है, जैसे पौधे की ये बायोलॉजिकल है कि वह सब चीज हर टाइम पे वो ग्रो होगा, इतने टाइम पे वो ग्रो हो जाएगा, उसमें कैपेसिटी है, बस आपको नर्सरिंग देनी है, आपको खाद देना है, पानी देना है, समय समय पे जो दवाएं हैं वो डालनी है, पौधे खुद ब खुद जो भी उसके टाइम आएंगे उसको अनुसार वह ग्रो हो जाएंगे। बच्चे भी जस्ट लाइक उसी तरीके से हैं, आपको बस उनके अंदर की जो आइडेंटिटी है उसको बाहर लाना है, उनके अंदर की जो एबिलिटी है उसको बाहर लाना है, और जहां उसको कॉन्फ्लिक्ट हो, जहां उनको दिक्कत हो, जहां उनको चुनौतियां आए, वहां पे आप फैसिलिटेटर की तरह, सुविधादाता की तरह आप उसके लिए काम करें। यही एक ओवरऑल कहानी है NCF से रिलेटेड। ये वीडियो, ये सेशन आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऑल इंडिया टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितनी वीडियो है वो सभी आपको टीचर्स मंत्रा पे देखने को मिलेगा। और खास तौर से सीटेट 2023 को टारगेट करके जो कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज चलाई जा रही है उसकी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नए सेशन में, एक नए ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहे। गुड बाय एंड टेक केयर।